नमस्कार एवी स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं दिवाकर विक्रम। आज अफगानिस्तान में बाकायदा तालिबान की वो सरकार बनेगी जो हम नहीं चाहते, लेकिन ये सरकार अब हकीकत है, क्योंकि मुल्ला बारादर के नेतृत्व में सरकार का वजूद अब लगभग पूरी तरह से तय हो चुका है। मुल्ला बारादर के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, ये स्थायी होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तय है कि अब बारादर ही सरकार के मुखिया होंगे। हालांकि सरकार के सर्वे सर्वा वहां के धार्मिक नेता, तालिबान के धार्मिक नेता अखुंदजादा होंगे, जो रहबर की उपाधि से सम्मानित और संबोधित होंगे, क्योंकि रहबर का मतलब ही होता है आका, सर्वे सर्वा। और ये मॉडल ईरानी मॉडल होगा। इस मॉडल पर अब अखुंदजादा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साथ ही साथ न्याय के मामलों को देखेंगे। और इसके साथ ही साथ अखुंदजादा के अतिरिक्त मुल्ला बारादर पूरे मंत्रिमंडल का नेतृत्व करेंगे, और आप ये कह सकते हैं कि लगभग वो एक मजबूत कार्यकारी प्रमुख के रूप में काम करेंगे। और ये कार्यकारी प्रमुख जिस भूमिका में होगा, उसके ही द्वारा देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को तालिबान के अंदाज में नए रास्ते पर लाने की कोशिश की जाएगी। अब बड़ा सवाल है कि अगर अखुंदजादा और मुल्ला बारादर का नेतृत्व रहेगा तो उसके आगे और कौन कौन से लोग जाएंगे। इसके लिए जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि वो सारे लोग जो अभी तक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में तालिबान को आगे करने में रहे हैं, लड़ाई करने में रहे हैं, उनकी भी भूमिका होगी। और इसमें हिसैन करजई की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि वो विदेश मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। बड़ा सवाल है कि अगर अखुंदजादा और हिसैन करजई भी इस सरकार में शामिल हो रहे हैं, तो हिसैन करजई के आने से भारत के साथ तालिबान के, अर्थात जो तालिबान रिज्यूम में अफगानिस्तान के संदर्भ में संबंध है, वो कैसे जाएंगे। तो हिसैन करजई चूंकि भारत में पढ़े लिखे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा और एक सैन्य शिक्षा भी उन्होंने भारत से ली है, तो ऐसा माना जाता है कि भारत के प्रति उनका एक आग्रह है, भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ऐसे में अफगानिस्तान का भारत के साथ जो आगे का रिलेशन होगा तालिबान रिज्यूम में, वो हिसैन करजई की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होगी। और हिसैन करजई की पूरी कोशिश है कि बदले हुए परिवेश में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और भारत की भूमिका स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण होती जा रही वैश्विक बिरादरी में, तालिबान को लंबे समय तक शासन में रहना है और तालिबान को स्थापित होना है अफगानिस्तान में, तो भारत का सहयोग और समर्थन लेना ही होगा। क्योंकि पिछले 20 सालों से अगर अमेरिका सैनिक ताकत के रूप में तालिबान में स्थापित रहा, तो भारत जो है वहां की आर्थिक गतिविधि को और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अपनी भूमिका देता रहा। इसलिए भारत का ये अनुभव तालिबान काम में ला सकता है, बजाय ये कि नए साथी चीन के साथ वो संबंध जोड़े। तो इन कुल मामलों को देख करके ऐसा लगता है कि हिसैन करजई की भूमिका अगर होती है, तो भारत के साथ बेहतर संबंध रखने की ख्वाहिश रखने वाला तालिबान एक बेहतर संवाद कायम कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो सरकार में हिसैन करजई की भूमिका मुख्य होने जा रही है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तालिबान के सर्वे सर्वा मुल्ला उमर, जो पहले रिज्यूम में बहुत प्रभावी एक तरह से कह सकते हैं रहबर की भूमिका में थे। रहबर उसे कहते हैं जो किसी भी सरकार का या किसी भी संगठन का सर्वे सर्वा होता है, उसके नीचे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे पद होते हैं। तो एक रहबर की भूमिका में मुल्ला उमर हुआ करते थे। उन्हीं के बेटे याकूब उमर वो इस मंत्रालय में भूमिका के इसमें एक महत्वपूर्ण मंत्रालय पा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हक्कानी और याकूब दोनों का पद कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच इस मामले को लेकर के मतभेद भी हैं, और इस मतभेद को सुलझा लेने की तालिबान के अंदर खाने की जो राजनीतिक इकाई है या जो समन्वय की है, उनके बीच के इस मतभेद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तालिबान जिस तरीके से वर्गों में बटा है, जिस तरीके से कई टुकड़ों में बटा है, जिनकी अपनी अलग अलग सोच है और उनके पास अपनी अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत है, वो ये देखने में आ रहा है कि किस तरीके से मुल्ला उमर के बेटे याकूब उमर और हक्कानी गुट के सर्वे सर्वा
याकूब हक्कानी किस तरीके से सत्ता को लेकर के मतभेद रख रहे हैं, उनके बीच संघर्ष है। और अभी सिर्फ ये अंदरूनी एक कलह की स्थिति दिख रही है तालिबान सरकार के पहले, लेकिन तालिबान के जो प्रमुख नेता हैं, जो इनकी समन्वयक टीम है, वो इन लोगों के बीच के इस मतभेद को खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अंततः ये सत्ता पाने का पूरा संघर्ष है। और इस संघर्ष में उनकी पूरी कवायद है कि किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया के सामने एक तालिबान का स्वरूप सामने आए। अब बड़ा दूसरा सवाल ये बनता है कि आखिर में अगर सरकार जो बनेगी, उस सरकार का मुखिया अगर कोई होता है एक, तो उसके नेतृत्व में अफगानिस्तान के पूर्व जो प्रमुख राजनेता हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है। मसलन उस भूमिका में हम साफ साफ हामिद करजई का नाम ले सकते हैं, अब्दुल्ला अब्दुल्ला का नाम ले सकते हैं। ये दोनों बड़े नेता अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं, क्योंकि इनके नेतृत्व में अफगानिस्तान की राजनीति में स्थिरता रही है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला विदेश मामलों के प्रमुख माने जाते रहे हैं और उनके विदेश मामलों के एक मंत्री के रूप में, और खास करके भारत के साथ और साउथ एशिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को लेकर के अब्दुल्ला अब्दुल्ला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण करती थी। इसी के साथ पूरे राष्ट्र में, पूरे अफगानिस्तान में एक राष्ट्र प्रमुख के रूप में जाने जाते रहे। तो तालिबान के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं, ये एक बड़ा संदेह है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो मिली जुली सरकार बना देने का जो दावा तालिबान की तरफ से किया जा रहा है वो सही होता नजर आएगा। लेकिन ये सारी बातें होंगी जब तालिबान के अंदर एकता जो अभी दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो वास्तव में मंत्रिमंडल के बंटवारे के समय वो सारी बातें दिखें। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य वो मुद्दे हैं जिसमें तालिबान की समस्या बढ़ती हुई दिख रही है। और तालिबान जिस तरीके से पूरे अफगानिस्तान में शासन करने की बात करने का दावा कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है पंजशीर वैली, क्योंकि पंजशीर वैली में एक तरह से वो कूटनीतिक राजनयिक लड़ाई लड़ने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी तालिबान लड़ता हुआ दिखा सरकार बनाने से पहले। और कल रात से लेकर के आज के बीच में वहां से जो बातें फैलाई गई कि वहां पर सालेह, जो कि अपने आप को इस समय उपराष्ट्रपति और वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति बता रहे हैं, वो भाग गए हैं, ऐसा तालिबान की तरफ से फैलाया गया। और इसको सालेह ने दुष्प्रचार बताया, प्रोपेगेंडा बताया, क्योंकि उनके हिसाब से तालिबान के कई लड़ाके जो हैं पंजशीर में एंट्री करने के दौरान मारे गए हैं, बहुतों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस स्थिति में एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई पंजशीर वैली में चल रही, क्योंकि तालिबान को लगता है कि जब तक पंजशीर वैली को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उस पर आधिपत्य नहीं किया जाएगा, तालिबान को एक बड़ी चुनौती मिलती रहे। लेकिन इतना जरूर है कि इस रेजिस्टेंस फोर्सेस के अम्ब्रेला के नीचे जितने भी गुट हैं वो एक होने की कोशिश कर चुके हैं। और रेजिस्टेंस फोर्स जो है पंजशीर वैली तक ही सीमित है, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स के लोगों का ये दावा है और उनका ये कहना है कि तालिबान मानवाधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहा है। और वो इस तरीके से जो पंजशीर वैली के रास्ते के थ्रू पंजशीर वैली के लोगों को दवाइयां या अन्य जरूरी सुविधाएं हैं, उन पर तालिबान रोक लगा रहा है ताकि लोग, वैली के लोग परेशान हो जाएं और अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह कर दें। लेकिन जिस तरीके से पंजशीर के शेर का ये कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी भी कीमत पर तालिबान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। न सिर्फ आत्मसमर्पण की बात को उन्होंने दरकिनार किया, बल्कि ये कहा कि वो हमारा आखिरी दिन होगा जब तालिबान हमको घेर लेगा और हमको पूरी तरीके से हरा देगा, तो वो हमारा आखिरी दिन होगा। इसके कहने का मतलब है कि पंजशीर वैली में जो रेजिस्टेंस फोर्सेस की ताकत है वो प्रभावी रूप से सामने दिख रही है। और इसके कारण से तालिबान की ये समस्या है कि आने वाले समय में रेजिस्टेंस फोर्स के कारण ही वहां पर जो भी तालिबान विरोधी गुट है वो एक होंगे और तालिबान के ये सत्ता को वो बराबर चुनौती देते रहेंगे। और इसी चुनौती को स्वीकार करने से पहले ही तालिबान को ये लग रहा है कि पंजशीर में एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई शक्ति के साथ लड़ी जाए और उसी के तहत सालेह के भागने की, और वहां पर पंजशीर वैली में लड़ने वाले रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के आत्मसमर्पण की सारी बातें ये दुष्प्रचार के रूप में फैलाई गई तालिबान की तरफ से। लेकिन पंजशीर वैली की तरफ से ये बातें
कही जा रही है कि जनता उनके साथ है और वो तालिबान के आधिपत्य को किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेगी। इधर तालिबान अपने इस कांटे को निकालने की जुगत में लगा हुआ है, साथ ही साथ वो भारत, पाकिस्तान, चाइना और साथ ही साथ पश्चिमी देशों को साधने की कवायद कर रहा है। सरकार बनने के पहले जिस तरीके के बयान हर एक देश के हर एक मुद्दे को लेकर के तालिबान ने समझदारी से देने का प्रयास किया है, उसमें हालांकि उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर लगता है, क्योंकि तालिबान अंततः धर्म को वो प्राथमिकता देगा। हालांकि जो ये सरकार बन रही है वो ईरान के मॉडल पर बनेगी, जैसे आयतुल्लाह खमीनी ईरान के प्रमुख धार्मिक नेता के रूप में है, ऐसे ही रहबर अर्थात प्रमुख धार्मिक नेता के में अखुंजदा की भूमिका होगी, उसके नीचे बारादर और अन्य लोगों की भूमिका होगी। साथ ही साथ तालिबान की कोशिश है कि उनकी नई सरकार में जो उनका विदेश विभाग है वो स्टीफन करेई जैसे प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले तालिबानी नेता के देखरेख में आगे बढ़े, क्योंकि उनको लगता है कि पश्चिमी देशों के साथ, भारत के साथ और तमाम उन लोकतंत्र पसंद करने वाले देशों के साथ स्टीफन करेई ही एक बेहतर संबंध कायम कर सकते हैं। और तालिबान जिस तरीके से आर्थिक रूप से अमेरिका द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, IMF द्वारा एक तरह से घेर लिया गया है, उसकी आर्थिक सारी गतिविधियां ठप सी हो गई हैं, क्योंकि सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या नई सरकार के सामने उत्पन्न होगी, और अगर ये समस्या बढ़ती गई तो वहां की पब्लिक भूख से अगर त्राहिमाम की स्थिति में आएगी तो निश्चित रूप से विद्रोह करेगी, और उस विद्रोह को दबाने में तालिबान को शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। और जब शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा तो तालिबान के हाथों बेगुनाहों का खून बहेगा, और ऐसे में उसके खिलाफ नाराजगी जो पहले से ही स्थायी है वो और ज्यादा मजबूत होगा, और तालिबान के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनेगा। और उस स्थिति में रेजिस्टेंस फोर्सेस या तालिबान विरोधी फोर्सेस जनता के साथ होकर के और तालिबान के खिलाफ विद्रोह का एक आयाम खड़ा कर सकती हैं, और उस विद्रोह की स्थिति में तालिबान के लिए रेजिस्ट करना या उसे अपनी सत्ता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। तो इन तमाम आशंकाओं के बादल के बीच स्टीफन करेई सहित बारादर के में एक ऐसी जा रही है जो चीन को अपना रहबर और आका मान तो रही है, लेकिन इतना तय मानिए कि चीन के सहारे तालिबान की ये सरकार कहीं से भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि चीन को अपने हितों की जरूरत होगी। उसको ऐसा लगता है कि चीन जैसे ही तालिबान को सहयोग और सपोर्ट आर्थिक रूप से देगा और वहां के कुछ परियोजनाओं में अगर अपने पैसा, अपनी धनराशि लगाएगा, तो उसकी कीमत निश्चित रूप से तालिबान को कंट्रोल करने में होगा। और अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो वो समस्या तालिबान के नेताओं को उठाना पड़ेगा। रही बात पश्चिमी देशों की, तो पश्चिमी देशों की जो रणनीति है वो तालिबान ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है सत्ता के अधिग्रहण में, वैसे ही ताकत वो दिखाए लोगों को संभालने में, और साथ ही साथ पश्चिमी देशों के जितनी बातें हैं उनको वो स्वीकार करते हुए एक उदारवादी चेहरे के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी देश भी सहयोग करने की बात कर रहे हैं। लेकिन तालिबान ऐसा कर पाएगा इसमें संदेह है, क्योंकि तालिबान का जो मूल चरित्र है वो पूरी तरीके से एक कट्टरपंथी सोच और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ाने के साथ ही शासित करने की है। और अगर इसमें कोई बदलाव तालिबान करता है तो निश्चित रूप से वो फोर्सेस जो तालिबान से भी ज्यादा अपने आप को कट्टर दिखाने की कोशिश कर रही होंगी वो ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं, और उस स्थिति में सत्ता का एक बड़ा संघर्ष होगा, और उस संघर्ष में भी अफगान जनता जो है वो परेशान हो सकती है, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर पश्चिमी देशों ने जिस तरीके से आर्थिक प्रतिबंध की स्थिति को क्रिएट किया है अफगानिस्तान में, और वहां के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, ATM मशीनों में जो पैसा है वो नहीं रह गया है, तो उसके कारण से वहां पर खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हुआ दिखता है। और इसी को देखते हुए UAE ने पिछले 24 घंटे में 60 टन अनाज जो है वो काबुल को भेज दिया है। तरीके से एक राजनयिक पहल के तहत गल्फ कंट्री के एक प्रमुख कंट्रीज में एक प्रमुख UAE ने अफगानिस्तान को सहयोग का एक पहला तोहफा दिया है। वो 60 टन अनाज वहां पे पहुंचा है, और आगे इस तरीके से तुर्की जैसे देशों का भी सहयोग मिलने की संभावना है।
चीन बातें बड़ी कर रहा है अफगानिस्तान को पूरी तरह से सहयोग देने की, लेकिन चीन कितना सहयोग देगा, क्योंकि बगैर अपने हितों के या अपने स्वार्थों की पूर्ति किए वो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। ऐसे में चीन के द्वारा अफगानिस्तान को एक बड़ा सहयोग मिलेगा, इसमें संशय है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तालिबान को लगता है कि लेन देन के आधार पर जो 200 अरब डॉलर की खनिज संपदा है उसके दोहन में व्यक्ति को लगाया जाता है। तो चीन पूरे अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके रोड, हॉस्पिटल्स, इन सब के विकास के साथ साथ वहां के कई अन्य परियोजनाओं के विकास में काम करेगा। हालांकि ये सारे काम पे भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था और भारत ने पूरी तरीके से पूरे अफगानिस्तान पुनर्संरचना में एक बड़ा योगदान दिया। लेकिन इस योगदान को अब तालिबान सरकार मान तो रही है, लेकिन भारत प्राथमिकता देगी इसमें अभी संदेह है, सवाल है। क्योंकि जिस हिसाब से तालिबान का प्रयोग भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ट्रैप में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ भारत के साथ बेहतर संबंध करने की बात काबुल से तालिबान के प्रवक्ता कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से दोहा में उनके बैठे हुए राजनीतिक मामलों के प्रवक्ता सुहैन शाहीन का ये बयान आता है कि वो कश्मीर पर उनका बोलने का एक नैतिक अधिकार होता है। और मुसलमानों के संदर्भ में अगर कोई समस्या एक कौम के रूप में, कम्युनिटी के रूप में अगर किसी देश में होती है, तो एक मुस्लिम होने के नाते, इस्लाम को मानने वाले होने के नाते उस पैगाम को वो भेजेंगे कि वहां पे शांति कायम की जाए। ऐसे में मुसलमानों की आवाज तालिबान बनता रहेगा, और अगर मुसलमानों की आवाज तालिबान बनेगा तो कश्मीर के मामले में तालिबान अपना एक राय रखता है और रखेगा। और ये बात जानने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि देर सवेर पाकिस्तान तालिबान को के इमोशन को, उनके सेंटिमेंट्स को इस्लाम के साथ इस कदर जोड़ करके उन्हें प्रभावी बनाएगा, और उसके चलते कई आतंकी गुट तालिबान के साथ एक गलबहियां कर सकते हैं, और उसके कारण भारत में भी एक समस्या पैदा हो सकती है, खास करके कश्मीर और पीओजे के इलाके में। क्योंकि जिस वन बेल्ट वन रोड का जिक्र बार बार तालिबान की तरफ से किया जा रहा है, उसका सीधा फायदा चीन को होगा, क्योंकि चीन की ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। और इस परियोजना के बूते वो सारे उन एशियन कंट्रीज में अपना आधिपत्य करना चाहता है, पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक ताकत, आर्थिक लोहा मनवाने की करना चाहता है। और इसी को तालिबान भी आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं तालिबान की सोच में चीन और पाकिस्तान उसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। भारत उनके लिए अहमियत सिर्फ इस बात के लिए रखता है क्योंकि भारत पिछले 20 सालों में तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ किया, और अगर माफ करिएगा, अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ किया, और अगर तालिबान को अभी भी कुछ कर सकता है तो सिर्फ भारत से वो अपने यहाँ कुछ विकास करवाना चाहते हैं, और उसका सारा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं। और भारत से वो अपेक्षा करते हैं कि भारत इस तरह से पैसा और अपने इंजीनियरिंग स्किल्स को अफगानिस्तान में लगाए। लेकिन बड़ा सवाल है, जब भारत के हितों के खिलाफ तालिबान काम होने देगा अफगानिस्तान की जमीन पर, जो कि अभी तक वो वादा कर रहा है कि ऐसा वो नहीं होने देगा, लेकिन अगर धर्म आड़े आ गया और उधर से ऐसी बातें होती रही, तो फिर चीन और पाकिस्तान को कंट्रोल करना, साथ ही साथ तालिबान को भी नियंत्रण में लाना भारतीय विदेश नीति के लिए, भारतीय विदेश विश्लेषकों और हमारे विदेश के रणनीतिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और उस चुनौती को देखते हुए भारत ने बाकायदा रूस के साथ और अमेरिका के साथ एक बराबर का संपर्क बनाने की कवायद की, और प्रधानमंत्री ने बाकायदा रूस को एक बार फिर अपना दोस्त बताया है। और ये माना जा रहा है कि सितंबर के चौथे सप्ताह में, अर्थात सितंबर खत्म होते होते, प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे कर सकते हैं, और बाइडेन से उनकी मुलाकात भारत और अमेरिका के आपसी हित और अफगानिस्तान के मुद्दे पर होनी ही है। क्योंकि भू राजनीतिक स्थिति अर्थात स्ट्रेटेजिक जो सूरत हाल बन रहे हैं, उसमें चीन किस तरीके से दक्षिण एशिया में अपनी षड्यंत्रकारी भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल आतुर है। एक तरफ वो श्रीलंका और पाकिस्तान को पूरी तरीके से खरीद चुका है, दूसरी तरफ अब तालिबान को एक ऐसा वो फेंक रहा है जिसके उसकी जद में पूरी तरीके से तालिबान के रहबर और नेता आए हुए दिख रहे हैं। और अगर तालिबान चीन के
कहीं पर आगे बढ़ा तो यकीन मानिए चीन और पाकिस्तान एक साथ अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध करेंगे और उन स्थितियों में आप समझ सकते हैं कि भारत को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल इन सारे वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए मैं इतना जरूर आपको बताना चाहता हूं कि माने या ना माने, हमारे गले के नीचे उतरे या न उतरे, लेकिन अब तालिबान की सरकार एक हकीकत बनने जा रही है और ये तालिबान की सरकार भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने का संकल्प दोहरा जरूर रही है, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति कितनी है, सूरत हाल और इनके काम करने के तौर तरीके और इनका जो सिद्धांत है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इससे भारत मुश्किलें ही ज्यादा बढ़ेंगी। इनके हमारे डिप्लोमेटिक हो जाने के बावजूद भी हमको देना ज्यादा पड़ेगा, इसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जिस पैन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के तहत तालिबान अपना काम करता है उसमें कहीं से भी भारत के साथ बेहतर संबंध हो पाएंगे इसमें संदेह है। इन्हीं परिस्थितियों में पंजशीर वैली में पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति प्रभाव है और पंजशीर वैली में तालिबान की दाल नहीं गली है और ये पंजशीर वैली जब तक तालिबान के कब्जे से दूर है तब तक ये कांटे की तरह तालिबान के लिए बना रहेगा और तालिबान यहाँ पर न सिर्फ युद्ध कर रहा है बल्कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई के द्वारा, क्योंकि वो वैश्विक बिरादरी में अब एक ताकत के रूप में स्टैब्लिश हुआ है, तो इसलिए वो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ते हुए अब ये घोषणा करता है कभी कि वहां पर ज्यादातर सेनाओं ने अपने हथियार डाल दिए हैं, अब्दुल और सलेह जो है वो भाग चुके हैं पंजशीर वैली को छोड़ करके। तो इस सारी बातों का पंजशीर वैली के लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हजारा कम्युनिटी और अन्य जितनी वहां पर जनजातीय मुस्लिम कम्युनिटी है जो इस्लाम में भरोसा रखती है, लेकिन उसका एक सैद्धांतिक पहलू यह है कि वो इसका आधिपत्य नहीं स्वीकार कर सकते और इसलिए वो तालिबान को अपना विरोधी मानते हैं। वो किसी भी कीमत पर अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक तालिबान को न सिर्फ हराने के लिए बल्कि पूरे अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि भले ही तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनने जा रही है और वहां पर एक रहबर के नेतृत्व में जो ईरानी मॉडल अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनेगी, वो तालिबान कह भले रहा है कि वो पूरे अफगानिस्तान में शांति कायम करेगा, वैश्विक बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा और अफगानिस्तान को अमन और शांति तथा विकास के नए रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन उसके कथनी और करने में इसलिए बड़ा संदेह है क्योंकि अभी तक उनकी छवि और उनके कार्य करने का जो तरीका है, उनकी जो सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ यह है हथियारों को लूटना, हथियारों की ताकत पर भीड़ इकट्ठा करके, गुट बना करके, लड़ाकों की एक फौज तैयार करके, थोड़े इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस की सोच की जानकारी दे करके एक कथित सेना तैयार करके वो किसी क्षेत्र पर कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन वहां कब्जा करने के बाद लोगों का दिल जीतना और लोगों का दिल जीतने के बाद वहां के क्षेत्र का विकास करना और एक राष्ट्र के रूप में एक नेशनल जो रील होती है उसके तहत अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना, इस सोच को कैसे तालिबान पूरा करेगा ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इतना तय है कि चुनौतियां ढेर सारी हैं पूरे वैश्विक शांति के लिए, लेकिन तालिबान की सरकार अब बननी तय है और वहां रहबर के नेतृत्व में जो अखुनजादा रहबर की भूमिका में आएंगे और उनको रहबर कहा जाएगा, उनके नेतृत्व में ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे पदों की नियुक्ति होगी। और अगर वहां पर वो नेता जो कि पहले से ही अफगानिस्तान में प्रभावी रहे हैं, अगर उनकी भी नियुक्ति होती है, उनको भी मंत्री बनाया जाता है या प्रमुख पद दिया जाता है, जैसे हामिद करजई का जिक्र मैंने किया, अब्दुल्ला का जिक्र किया, अगर वो सारे मंत्रिमंडल में आते हैं तो ये भी माना जाएगा कि तालिबान ने मिली जुली सरकार बनाने की कोशिश की है और तालिबान का उदारवादी चेहरा सामने आ पाएगा। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि हामिद करजई और अब्दुल्ला को भी कोई पोस्ट दी जाएगी या पंजशीर वैली के जितने भी विरोधी गुट है, रेजिस्टेंस फोर्स के लोग हैं, उनके साथ संवाद कायम करते हुए उनको भी अपने सरकार में शामिल करेगा तालिबान। तो ये सारी चुनौतियों के बीच ढेर सारी खुशियां मना रहा है तालिबान और एक रणनीतिक लड़ाई लड़ते हुए वो ये कह रहा है कि अब पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा है और अब उसकी सरकार बनने जा रही है और ये सरकार अफगानिस्तान की
के विकास और वहां के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। कितना खरा उतरेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाला समय पूरे अफगानिस्तान से दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि चेहरे को उदारवादी चेहरे में परिवर्तित करने की एक चुनौती देश देखते रहिए आप एबी स्टार न्यूज। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।